हेलो चिल्ड्रन, ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। मैं हर दिन यूट्यूब पर एजुकेशन वीडियो अपलोड करूंगी। फर्स्ट पीयू हिंदी साहित्य वैभव किताब के हर लेसन को एनिमेशन के माध्यम से इजी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फर्स्ट लेसन प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद कवि के बारे में शॉर्ट से जानेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी में 1880 में हुआ। इनके माता पिता का नाम आनंदी देवी और अजायब राय था। प्रेमचंद जी उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी को रचकर हिंदी साहित्य को देन दी है। प्रस्तुत कहानी जो है बड़े घर की बेटी एक फेमस कहानी है। कहानी का मतलब स्टोरी है। इस कहानी में हमारे सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसको ध्यान में रखकर बहुत बारीकी से एक मिडिल क्लास फैमिली में जो चल रहा है उसी को चित्रित किया है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गौरीपुर गांव के दो कुटुंब के बारे में है यह कहानी। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। उस फैमिली में 4 लोग रहते हैं। पिता बेनी माधव सिंह, माँ की तो डेथ हो गई है। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। तो सबसे पहले पिता बेनी माधव सिंह के बारे में जानेंगे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के फेमस नंबर 1 जमींदार थे, यानी लैंडलॉर्ड थे। उनके पिता यानी बेनी माधव के दादा परदादा उनके टाइम पर वह बहुत अमीर थे। उस टाइम गांव में पक्का तालाब और मंदिर बनवाया था। लोगों का कहना था कि उस समय मंदिर के दरवाजे पर हाथी झूमता था, मगर बेनी माधव के समय पर हाथी की जगह एक बूढ़ी भैंस थी। वो भैंस का जो शरीर है वह केवल अस्थि पंजर ही दिख रहा था, मगर दूध बहुत ज्यादा देती थी। बेनी माधव अपने आधे से ज्यादा इनकम अपने वकीलों पर ही खर्च किया करते थे। बेनी माधव का वर्तमान आय यानी इनकम पर ईयर 1000 रुपए थी। ये हो गया बेनी माधव सिंह के बारे में। अब बेनी माधव के बड़े बेटे श्रीकंठ के बारे में जानेंगे। श्रीकंठ सिंह बीए तक पढ़ा लिखा था और इलाहाबाद में नौकरी करता था। श्रीकंठ इतना मेहनती था कि वह दिन रात पढ़ाई करके उसके आंखें कांतहीन बन गए थे, यानी आइज डल हो गए थे। वह दुबला पतला, चेहरा भी कांतहीन बन गया था। श्रीकंठ को वैदिक ग्रंथ पर इंटरेस्ट था, यानी रुचि थी। क्या आप लोगों को पता है कि वैदिक ग्रंथ क्या होता है? वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और ग्रंथ का अर्थ है धार्मिक पुस्तकें या शास्त्र है। वैदिक ग्रंथ वेदों और उनसे जुड़े साहित्य पर आधारित है। इसके साथ साथ श्रीकंठ को आयुर्वेदिक औषधि यानी जड़ी बूटियों से बना मेडिसिन पर बहुत विश्वास था। श्रीकंठ इंग्लिश डिग्री लेने पर भी वह मॉडर्नाइजेशन को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसकी निंदा यानी तिरस्कार करता था। इसके साथ साथ दशहरे के दिनों में जब भी रामलीला चलता था उसमें वो किसी न किसी पात्र में पार्टिसिपेट लेता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गौरीपुर गांव में रामलीला का जन्मदाता श्रीकंठ ही है। पूरे गांव में श्रीकंठ अकेला ही सम्मिलित कुटुंब का अनुयायी था, यानी मानने वाला था। सम्मिलित कुटुंब का अर्थ है ज्वाइंट फैमिली, जिसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और ताऊ ताई रहते थे। इसलिए वहां की स्त्रियां श्रीकंठ को अपना दुश्मन समझते थे, क्योंकि मॉडर्न लड़कियों को ज्वाइंट फैमिली पसंद नहीं था। वो अपना घर अलग बसाना चाहते थे। नेक्स्ट बेनी माधव का छोटा बेटा और श्रीकंठ का छोटा भाई लाल बिहारी सिंह के बारे में जानेंगे। लाल बिहारी सिंह हट्टा कट्टा सजीला नौजवान लड़का था, क्योंकि वह हर दिन सुबह सवेरे उठकर भैंस का 2 सेर यानी 2 लीटर ताजा दूध पी जाता था, और हर दिन वह कसरत भी करता था। इससे वह भरा भरा दिखता था। उसकी छाती चौड़ी थी। श्रीकंठ से दोहरे बदन का लगता था। दोहरे यानी डबल। ये हुआ बेनी माधव सिंह की फैमिली के बारे में। अब दूसरी फैमिली यानी भूप सिंह की फैमिली के बारे में जानेंगे। भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। रियासत यानी राज्य, ताल्लुकदार का मतलब लैंड होल्डर है। उसका गवर्नमेंट से रहने के लिए घर दिया था, एक बड़ी बिल्डिंग, बाहर एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज यानी हाक, झाड़ फानुस यानी झूमर होता है। ये शीशे,
क्रिस्टल से बना हुआ होता है। इसको घर के सजावट के लिए छत पर लटकाया जाता है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी, ये एक ऐसा न्यायिक पोस्ट होता है जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सोसाइटी में पोजीशन के आधार पर अपॉइंट किया जाता है, मगर इसके बदले उसे कोई सैलरी नहीं मिलती है। ऐसे उच्च कुल के व्यक्ति थे भूप सिंह। भूप सिंह के 7 लड़कियां यानी बेटियां थी। उनमें 3 लड़कियों की शादी हो चुकी थी। भूप सिंह कहीं से पैसे उधार लेकर बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। चौथी लड़की थी आनंदी। वो सभी बहनों से ज्यादा खूबसूरत, अच्छे गुण वाली लड़की थी। भूप सिंह 7 लड़कियों में से आनंदी को बहुत प्यार करते थे। भूप सिंह आनंदी की शादी बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ के साथ करते हैं। भूप सिंह की फैमिली तो अमीर थी, मगर बेनी माधव सिंह की फैमिली मिडिल क्लास की थी। फिर भी आनंदी उस घर को कुछ ही दिनों में ऐसे एडजस्ट हो जाती है कि जैसे ऐश व आराम अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। एक दिन दोपहर को आनंदी रसोई घर में खाना बना रही थी। लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियों का शिकार करके अपनी भाभी को चिड़ियों का मांस पकाने देता है। आनंदी बड़े घर की बेटी थी, तो मसालों को ज्यादा डालने की आदत थी। हांडी में रखा हुआ सारा घी मांस में डालकर पकाती है। लाल बिहारी खाने बैठता है और अपनी भाभी को दाल में घी डालने को कहता है। आनंदी कहती है कि हांडी में घी कम था, इसलिए मैंने सारा घी मांस में डालकर पका दिया। ये बात सुनकर लाल बिहारी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा मायका नहीं जो सारा घी डाल दिया। तुम्हारे मायके में क्या घी की नदी बहती है? आनंदी को मायके की बात सुनकर गुस्सा आ गया और कहने लगी कि इतना तो घी मेरे मायके में नौकर चाकर खा जाते हैं। इसी तरह दोनों के बीच लड़ाई होती है। अंत में लाल बिहारी खड़ाऊ लेकर आनंदी की ओर जोर से फेंक देता है। आनंदी अपने हाथ से खड़ाऊ को तो रोक लेती है और अपने कमरे में भाग जाती है। जिस दिन ये लड़ाई हुई तब बृहस्पति यानी वेंसडे था। शनिवार यानी सैटरडे के दिन श्रीकंठ घर आता है। वह इलाहाबाद में नौकरी करता था। हर शनिवार वह घर आया करता था। इसी तरह वह शनिवार घर आता है। आने के बाद गांव वालों के साथ इधर उधर की बातें, मौसम की बातें करता है। रात को बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ और लाल बिहारी तीनों खाने बैठते हैं। तब लाल बिहारी अपने भाई को सारी बात बता देता है और ये भी कहता है कि भाभी को मुंह संभालकर बात करने को कहता है। बेनी माधव भी लाल बिहारी का साथ देता है और कहता है कि स्त्रियों को मर्दों के बीच नहीं बोलना चाहिए। श्रीकंठ इन दोनों की बातें सुनकर खाना खत्म करके अपने कमरे में जाता है। कमरे में आनंदी नाराज होकर बैठी रहती है। श्रीकंठ अपने भाई की बात सुनकर बीवी से नाराज होकर बात करता है। आनंदी को सब समझ आ जाता है कि मुझसे पहले लाल बिहारी ने सब कुछ बता दिया। आनंदी अपने पति श्रीकंठ से लड़ाई के बारे में कहती है। आनंदी को सब समझ आ जाता है कि मुझसे पहले लाल बिहारी ने सब कुछ बता दिया। आनंदी अपने पति श्रीकंठ से लड़ाई के बारे में कहती है और ये भी कहती है कि तुम्हारे पीठ पीछे मुझसे किस तरह की बात करते हैं, खड़ाऊ लेके मुझ पे फेंकते हैं। अगर उस दिन मैं हाथ से ना रोकती तो मेरा सर फट जाता। ये बातें सुनकर श्रीकंठ की आंखें लाल हो जाती है। वो रात भर सो न सका। जब सवेरा हुआ, श्रीकंठ अपने पिता बेनी माधव के पास जाकर लाल बिहारी की शिकायत करता है। जब मैं यहाँ नहीं रहता तब मेरी बीवी आनंदी की तो कोई इज्जत नहीं रहती। उसे चप्पलों से, खड़ाऊ से मारा जाता है। अब मैं मेरी बीवी की और बेइज्जती नहीं सहन कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपना घर अलग बसाना चाहता हूँ। यह लाल बिहारी सिंह को घर छोड़ने के लिए कहता है। ये सब बातें लाल बिहारी दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़ा होकर श्रीकंठ की बातें सुन रहा था और ये भी सोच रहा था कि मेरा भाई कितना बदल गया है। एक जमाना था वो जब भी घर आता था मेरे लिए कुछ ना कुछ लाता था, और आज मेरा भाई भाभी की बात सुनकर मुझे घर छोड़ने को कह रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते रोने लगता है। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ की बातें सुनकर कहता है कि तुम कल परसों आई बीवी की बात सुनकर तुम्हारे भाई को घर छोड़ने को कह रहे हो।
लाल बिहारी रोते हुए अपने कमरे में जाता है और कपड़ों को बैग में डालकर अपने भैया भाभी के कमरे में जाकर आनंदी से माफी मांगता है और कहता है कि भाभी, भैया मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी वक्त श्रीकंठ आता है। आनंदी श्रीकंठ को लाख समझाने के बाद लाल बिहारी को घर छोड़कर जाने से रोक लेता है और गले से लगा लेता है। लाल बिहारी रोते हुए कहता है कि भैया, आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा, मगर ये ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इतने में बेनी माधव सिंह बाहर से आकर उन दो भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। तो इस तरह यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इस कहानी के माध्यम से कवि प्रेमचंद ने छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक घर में रहते हैं, स्पेशली वो जॉइंट फैमिली हो तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उसको बड़ा नहीं करना है। स्पेशली लेडीज में दया करने की मनोभावना होनी चाहिए। एक औरत माँ होती है, बहन भी होती है और बीवी का रूप में भी होती है। वो दयावती है तो वह घर को स्वर्ग बना देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय औरत ही दया करती रहे, त्याग करती रहे। पुरुष भी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे। क्रोध से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। इससे आप लोगों को मेरे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक टेक केयर, बाय बाय।